डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 31 तुम्हारे अंदर लगी इस आग को मैं आज बुझा दूंगा। अब्रम रूम से बाहर निकलकर नियति को ढूंढने लगा। जब नियति विला में कहीं नहीं दिखी तो अब्रम गार्डन में आ गया, पर उसे नियति गार्डन में भी कहीं नहीं दिखी। अब्रम ने गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर कहा, टर्टल तुम कहाँ चली गई? यहाँ से भागने की अगर तुमने गलती की है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर अब्रम पीछे मुड़कर जाने लगा, पर तभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनकर उसके कान खड़े हो गए और वो आवाज का पीछा करते हुए विला के पीछे वाले गार्डन में चला गया। वहां बहुत अंधेरा था, पर आवाजें वहीं से आ रही थी। अब्रम अपने कदम आवाज की दिशा में बढ़ा रहा था, तभी वो आवाजें आना और तेज हो गई। उसने अपना फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन कर सामने देखा। एक आदमी एक लड़की के ऊपर झुका हुआ था और लड़की उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रोशनी पड़ते ही उस आदमी ने मुड़कर देखा तो अब्रम को लड़की का चेहरा भी नजर आया। वो लड़की कोई और नहीं नियति ही थी। आदमी के पीछे मुड़कर देखने से नियति पर उसकी पकड़ भी ढीली हो गई थी और तभी नियति ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और भागने लगी। उस आदमी ने नियति को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो नियति की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से उतर गया। ये सब देखकर अब्रम की आंखों में खून उतर आया और उसने जोर का एक मुक्का उस आदमी के मुंह पर मारा। उस आदमी ने नियति की साड़ी का पल्लू छोड़ते हुए नीचे गिर गया। नियति जल्दी से अपनी साड़ी संभालते हुए उससे दूर हुई। नियति को अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि उसे बचाने वाला कौन है, पर जैसे ही अब्रम ने उसे कंधे से पकड़ा तो नियति उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी छुअन से समझ गई कि वो अब्रम है और नियति जल्दी से अब्रम के गले लगकर रोने लगी। अब्रम ने भी उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उस आदमी को गुस्से में घूरने लगा और फिर कुछ ही मिनटों बाद अब्रम उसे विला के अंदर हॉल में बुरी तरह मार रहा था। उस आदमी की चीखें विला में गूंज रही थीं। नियति डरी सहमी सोफे पर अपनी साड़ी में खुद को लपेटे बैठी थी। उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए उस आदमी को पिटते हुए देख रही थी। इस बार नियति को अब्रम पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अब्रम का उस आदमी को पीटना उसे अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में उस आदमी की चीखें सुनकर हॉल में सभी आ गए। वसुंधरा, टाइगर, जगुआ और शीला सभी हॉल में थे और तभी वसुंधरा जल्दी से अब्रम के पास जाकर उसे रोकते हुए बोली, अब्रम ये क्या कर रहे हो तुम? उसे मार क्यों रहे हो? अब्रम ने गुस्से में कहा, मॉम इसने टर्टल को छुआ उसके साथ। इतना कहकर अब्रम ने उस आदमी का हाथ तोड़ दिया और वो आदमी दर्द में एक बार फिर जोर से चिल्लाया। नियति की हालत देखकर जगुआ और टाइगर दोनों समझ गए, बीस्ट अब उस आदमी की जान लेकर ही रहेगा। वहीं वसुंधरा अब्रम की बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई नियति के साथ मिसबिहेव करने की। वसुंधरा ने फिर से अब्रम को रोका और उससे पूछा, उसे मारने से पहले इससे ये तो पूछो इसने किसके कहने पर नियति के साथ मिसबिहेव किया। कोट। वसुंधरा की बात सुनकर उस आदमी में भी हिम्मत आ गई और उसने जैसे तैसे हाथ जोड़ते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं खुद नहीं गया था, यही लड़की मुझे ले गई थी और मेरे साथ। इसके आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी अब्रम का एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर लगा और उस आदमी के मुंह से खून की धारा बहने लगी। पर वसुंधरा ने अब्रम को फिर से रोक लिया। क्या कर रहे हो अब्रम, वो मर जाएगा। एक बार नियति से भी तो पूछो वहां हुआ क्या था। नियति हैरानी से उस आदमी को देख रही थी जिसने बड़ी चालाकी से सब उसके ऊपर डाल दिया था। जगुआ और टाइगर को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया।
उन्हें नियति पर भरोसा था, पर फिर भी वे दोनों खामोश थे। दोनों ही अभ्रम के गुस्से को अच्छे से जानते थे और इसलिए बीच में बोलने की गुस्ताखी वे दोनों नहीं कर सकते थे। अभ्रम ने वसुंधरा की बात पर तिरछी नजरों से नियति की तरफ देखा तो वो रोते हुए नामे सिर हिला रही थी। उसके आंसू आज अभ्रम को इफेक्ट कर रहे थे। उसने अपनी रूड आवाज में जोर से कहा, रूम में जाओ टर्टल। नियति जल्दी से उठी और उसकी बात मानकर रूम में चली गई। वहीं वसुंधरा ये सब देखकर हैरान रह गई। अभ्रम ने टाइगर और जैगुआ की तरफ देखा तो टाइगर ने जल्दी से कहा, बीस्ट ये हमारा आदमी नहीं है। जैगुआ ने कहा, बीस्ट ये स्टाफ का आदमी है। ये सुनकर अभ्रम ने उस आदमी को फिर से घूरा तो इस बार उस आदमी को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई आदमी नहीं यमराज खड़ा हो जो अभी उसकी जान उसके शरीर से निकाल लेगा। अभ्रम का गुस्सा देखकर वसुंधरा भी खामोश हो गई थी। अभ्रम फिर से उसे मारने लगा और जब वो बेहोश हो गया तो अभ्रम ने टाइगर से कहा, इसे ले जाकर ब्लैकी के सामने फेंक दो। टाइगर और जैगुआ दोनों चुपचाप आगे आए और उस आदमी को उठाकर ले गए। अभ्रम भी अपने कमरे में जाने लगा तो वसुंधरा ने उसे रोकते हुए कहा, अभ्रम इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं। कोट। ये कहते हुए वसुंधरा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और अभ्रम को देखते हुए आगे बोली, जरा मुझे ये बताओ तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? तेरा रिश्ता सभी शादीशुदा आम लोगों की तरह ही है ना? उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम बोला, मॉम आप कहना क्या चाहती हैं? वसुंधरा प्यार से अभ्रम के कंधे पर हाथ रखकर उसका कंधा सहलाते हुए बोली, बेटा शादी के बाद एक लड़की को अपने पति का समय और प्यार दोनों ही चाहिए होता और यही चीज उनके रिश्ते को मजबूत बनाती है। पर अगर उसे अपने पति से प्यार ना मिले तो ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। तू हमेशा अपने काम में उलझा रहता है, थोड़ा अपने रिश्ते पर भी ध्यान दे। नियति को तेरे प्यार की जरूरत है, उसे तेरा साथ चाहिए, उसे अपना प्यार दे बेटा। ये कहकर वसुंधरा तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं अभ्रम के दिमाग में अभी वसुंधरा की कई बातें ही घूम रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। अभ्रम जैसे ही कमरे में गया नियति बेड पर बैठी सुबक रही थी। उसकी इस हालत पर अभ्रम को तरस तो आ रहा था पर उसके कान में वसुंधरा की कई बातें गूंज रही थी। और तभी अभ्रम ने तेज आवाज में कहा, टर्टल। नियति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। फिर अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, तुम इतनी रात में बाहर गार्डन में क्या कर रही थी? नियति डरते हुए बोली, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर बैठी थी। पर तभी वो उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, कितनी आसानी से झूठ बोल देती हो तुम। तुम्हारी बातों में तो कोई भी आ जाएगा पर मैं नहीं आऊंगा, बिकॉज आई एम ब्लडी द बीस्ट। और मैं तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगा। तुम उसकी तरह हो, झूठ बोलना धोखा देना तुम्हारी फितरत है। उद्धरण चिन्ह। नियति हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। अब उसकी आंखों आंसू के अलावा कोई और भाव नहीं था। अभ्रम उसे घूरते हुए उसके पास आया और उसकी एक बाह पकड़कर दांत पीसकर बोला, बहुत आग है न तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इस आग को मैं आज बुझा दूंगा। नियति को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने अभ्रम से अपनी बाहें छुड़ानी चाही पर अभ्रम ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उसकी साड़ी के पल्लू को खींचते हुए कहा, अब क्यों पीछे हट रही हो? तुम्हें तो यही चाहिए था ना मेरा प्यार, मेरा समय। तो दूंगा मैं आज रात तुम्हें अपना समय और दिखाऊंगा तुम्हें अपना प्यार। नियति रोते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम बोला, अगर चाहिए नहीं तो उसके पास क्यों गई? मेरी रेपुटेशन के बारे की तुमने एक बार नहीं सोचा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने नियति के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, तुम्हें जो मुझसे चाहिए था आज वो मैं तुम्हें देकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति के कान के पास अपने होंठ ले जाकर आगे कहा, और तुम्हारे अंदर लगी इस आग को मैं आज हमेशा के लिए बुझा दूंगा। आज के बाद तुम कभी इस बारे में सोचोगी भी नहीं। उसके गाल नियति के गाल को छू रहे थे। नियति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। अभ्रम की गर्म सांसें उसे अपने कान पर महसूस हो रही थी और उसकी छुअन से नियति को शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो अभ्रम की गुस्से की आग की लपटों को खुद पर महसूस कर रही थी। वहीं अभ्रम ने उसके हाथ को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि नियति की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में धंस गई थी। अभ्रम की गर्म सांसें उसे अभी भी अपने गाल और गर्दन पर महसूस हो रही थी। अभ्रम के होठ जैसे ही उसकी गर्दन को छूने को हुए कि तभी उसने खुद को रोक लिया और अपनी आंखें कसकर बंद करी
वो नियति के ऊपर से हट गया और नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, पर मेरा है। मैं अब्रम सिंह चौहान हूँ। सब मुझे बीस्ट कहकर बुलाते हैं। तुम्हें छूकर मैं वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। नियति अब्रम के उसके ऊपर से हटते ही जल्दी से उठकर अपने कपड़े ठीक करते हुए और सुबकते हुए उसे देख रही थी। अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हें सजा मिलेगी टर्टल। कोट। ये कहकर उसने नियति का हाथ कसकर पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए रूम से बाहर ले गया। वसुंधरा अब्रम के रूम के बाहर छुपकर ये सब देख रही थी। वो अब्रम को नियति को ले जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, इसे कहते हैं जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। मैं चली अब सोने, अब मुझे नींद अच्छी आएगी। कोट। ये कहकर वसुंधरा अपने रूम में चली गई। वहीं अब्रम नियति को लेकर टॉर्चर रूम में आ गया और उसने नियति को ले जाकर उसे एक बड़े से बर्फ के आइस क्यूब पर खड़ा कर दिया। नियति के पैर ठंड से जलने लगे और लड़खड़ाने लगे। ये देखकर अब्रम ने कहा, डोंट मूव टर्टल, अगर तुम उतरी तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी। बहुत आग है ना तुम्हारे अंदर, तो अब ये आइस क्यूब भी तुम्हारे अंदर लगी आग को बुझाएंगी। ये बोलकर अब्रम नियति को देखते हुए एक चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और उसकी क्रूरता दोनों भरी हुई थी। नियति मुश्किल से अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाले खड़ी रोते हुए उसे देख रही थी। धीरे धीरे आइस क्यूब मेल्ट हो रही थी। नियति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे बर्फ नहीं आग रख दी गई हो। उसने कसकर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए आंखों को भींच लिया और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा ही मंजर तैर गया जिसमें अंगारों पर एक लड़की नंगे पैर चल रही थी। उसे भी यही दर्द, यही जलन महसूस हो रहा था। क्या अब्रम ऐसे ही नियति को टॉर्चर करता रहेगा? क्या कभी उसकी क्रूरता पर उसके जज्बात भारी पड़ेंगे? और कौन था वो आदमी जिसने नियति पर इल्जाम लगाया? जानने के लिए पढ़ते रहिए। जब 32 उफ, तेरी ये मासूमियत। रात का तीसरा पहर खत्म हुआ और चौथा पहर शुरू होते ही नियति की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। लगातार 3 घंटों से बर्फ के आइस क्यूब पर खड़ी नियति के पैर पूरी तरह सुन्न हो गए थे। उसकी आंखें धीरे धीरे बोझल हो गई थीं। अब्रम अभी भी बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर वो चेयर से उठा और नियति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अब्रम ने नियति के पास जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। वो आराम आराम से अपने हर स्टेप को रख रहा था और जैसे ही अब्रम आखिरी स्टेप रखते हुए नियति के सामने जाकर खड़ा हुआ, नियति उसी पल निढाल होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। कुछ सेकंड तक अब्रम यूं ही उसके मासूम चेहरे को देखता रहा और फिर उसे देखते हुए ही बोला, उफ, तेरी ये मासूमियत। इतना कहकर अब्रम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब्रम नियति को अपनी बाहों में उठाए हुए ही अपने कमरे की तरफ चला गया। अगली सुबह जब नियति की आंख खुली तो उसने आंखें खुलते ही घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 11 बज रहे थे। ये देखकर नियति ने उठना चाहा, पर तभी उसे अपने पैरों में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खींच गई। नियति अपने दर्द को बर्दाश्त कर उठने लगी, पर तभी एक सर्द आवाज उसके कानों में गई और नियति का शरीर कांपने लगा। अब्रम रूम में ही सोफे पर बैठा काम कर रहा था, पर नियति के उठने का एहसास उसे हो गया था, इसलिए उसने बिना नियति की तरफ देखे कहा, चुपचाप बेड पर ही पड़ी रहो टर्टल। अगर तुमने एक पैर भी नीचे रखा तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति के होश उड़ गए और जो अपने पैरों को ब्लैंकेट से बाहर निकाल रखा था, उसने जल्दी से अपने पैरों को ब्लैंकेट से ढक लिया। अब्रम कनखियों से उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया। वहीं नियति उसकी धमकी सुनकर इतनी डर गई थी कि उसने अपना मुंह तक ब्लैंकेट के अंदर ले लिया था। अब्रम ने अपनी गोद से लैपटॉप टेबल पर रखा और उठकर उसके पास चला गया। फिर उसे ब्लैंकेट में घुसे देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए अब्रम ने कहा, बाहर निकलो टर्टल। नियति उसके डर से ब्लैंकेट में दुबके हुए ही बोली, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे सजा मत देना। उद्धरण चिन्ह। नियति ने ये बात फनी स्टाइल में कही थी, पर अब्रम को उसके अंदर का छुपा डर महसूस हो रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर ब्लैंकेट को नियति के ऊपर से हटाने लगा, पर तभी नियति ने ब्लैंकेट को और भी कसकर पकड़ लिया। ये देखकर अब्रम ने कहा, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति और डर गई और उसने जल्दी से ब्लैंकेट खुद के ऊपर से हटा दिया और अपनी डरी सहमी आंखों से सामने खड़े अब्रम को देखने लगी। अब्रम ने उसे मेडिसिन और पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, इसे खा लो, तुम्हारा फीवर ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अब्रम की क्रूरता से नियति अच्छे से वाकिफ थी।
उसे न कहने की हिम्मत नियति में नहीं थी, इसलिए उसने बिना कोई ऑब्जेक्शन के मेडिसिन ले लिया। वो पानी का ग्लास टेबल पर रखने के लिए झुकी, तभी अब्रम ने उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रख दिया। नियति उसे हैरानी से देखने लगी। हैरान नियति को और हैरान करते हुए अब्रम उसके पैरों के पास बैठ गया और ब्लैंकेट हटाकर नियति के पैरों को देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर नियति के पैरों को छुआ तो नियति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पैर सूज हुए थे। गहरे लाल रंग निशान उसके पैरों में उभरे हुए थे, जिनमें दर्द और जलन दोनों ही हो रही थी। नियति की हल्की सिसकी ने अब्रम का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी माथे की सिलवटें देखकर और आंखों को भींचा देखकर अब्रम को उसके दर्द का एहसास हुआ। उसने नियति के देखते हुए ही मन में कहा, आई एम सॉरी टर्टल। ये कहकर अब्रम कुछ देर पहले की बातों को याद करने लगा। करीब 4 घंटे पहले अब्रम ने नियति को लाकर बेड पर सुला दिया था और खुद सोफे पर बैठा ड्रिंक करते हुए नियति को देख रहा था। इस वक्त उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। एक तरफ उसे वसुंधरा की कई बातें याद आ रही थीं और दूसरी तरफ उसे नियति की मासूमियत याद आ रही थी। इसी उधेड़ बुन में अब्रम ने नियति को देखते हुए कहा, यू आर सो स्टबर्न टर्टल। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो अब तक मेरे सामने झुक गया होता और अपना सारा सच मेरे सामने रख देता। पर तुम किस मिट्टी की बनी हो टर्टल? तुम टूटती क्यों नहीं? क्या तुम मासूम हो? तुम हो कौन टर्टल? अब्रम नियति को देखते हुए अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी टाइगर ने डोर पर नॉक किया। अब्रम ने तिरछी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। वहां टाइगर और जैगुआर दोनों ही खड़े थे। दोनों को देखकर अब्रम अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। वे तीनों अब एक रूम में थे और अब्रम सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए राजा की तरह बैठा था और अपनी काली आंखों से दोनों को देख रहा था। टाइगर और जैगुआर दोनों ने तिरछी नजरों से देखते हुए कुछ इशारा किया और फिर टाइगर ने अब्रम को देखते हुए कहा, बीस्ट, आपने उसे ब्लैकी के पिंजरे में डालने के लिए कहा था पर हमने उसे नहीं डाला। अब्रम ने टाइगर की अधूरी बात को पूरा किया। तभी जैगुआर बोला, बीस्ट फॉरेस्ट क्वीन इनोसेंट है। जैगुआर की बात सुनकर अब्रम समझ रहा था वो फॉरेस्ट क्वीन नियति को ही बोल रहा है। अब्रम ने जैगुआर से अपनी नजरें हटाकर टाइगर को देखा तो उसने जल्दी से कहा, हमने उससे पूछताछ की है, उसने किसी के कहने पर ही वो सब किया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अब्रम के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए और वो गुस्से में दोनों को देखने लगा। फिर दोनों ने ही एक एक कर सारा सच उसे बताया। उनकी पूरी बात सुनकर अब्रम ने कहा, अब वो आदमी कहाँ है? जैगुआर बोला, ब्लैकी के पेट में। सुबह से ब्लैकी भूखा था इसलिए मैंने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर टाइगर को थोड़ी हंसी आई पर वो हंसा नहीं। अब्रम उठा और टाइगर से बोला, और उस आदमी का क्या हुआ? तुम उसे कब तक पकड़ोगे? टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट, मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा। कोट। अब्रम ने कुछ नहीं कहा और दोनों को एक नज़र देखकर चला गया। वही उसके जाते ही जैगुआर और टाइगर दोनों ने खुलकर सांस ली और जैगुआर बोला, बीस्ट कितने क्रूर है यार। बेचारी हमारी फॉरेस्ट क्वीन कितना कुछ सहती है फिर भी बीस्ट उन पर शक ही करते हैं। टाइगर उसका साथ देते हुए बोला, तूने सही कहा, हमारी फॉरेस्ट क्वीन प्योर सोल के साथ प्योर हार्टेड भी हैं। अब मुझे 2 लोगों को ढूंढना है। ये सुन जैगुआर के पूछा, कौन से 2 लोग? टाइगर बोला, पहला आतिश खन्ना का वो आदमी जिसकी वजह से बीस्ट की शादी ब्रेकिंग न्यूज बनी और दूसरा वो आदमी जिसने हमारी फॉरेस्ट क्वीन को फंसाने की कोशिश की। जैगुआर टाइगर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने उसकी बात पर जैगुआर को ऐसे देखा जैसे कह रहा हूँ, खुद के काम से फुर्सत नहीं है और मेरी मदद करने चला है। उद्धरण चिन्ह। प्रेजेंट टाइम। अब्रम नियति के पैरों में ऑइंटमेंट लगाकर हल्के हाथ से मसाज कर रहा था। जैसे ही नियति ने ये महसूस किया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अब्रम को अपने पैरों में मसाज करते देखकर चौंक गईं। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। वो अपने पैर धीरे धीरे पीछे खींचने लगी तो अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? इससे आराम नहीं मिल रहा क्या? नियति ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर अब्रम ने पूछा, तो फिर तुम अपने पैरों को पीछे क्यों खींच रही हो? नियति धीरे से दबी दबी आवाज में बोली, पति पैर नहीं छूते पाप लगता है। ये सुनते ही अब्रम ना चाहते हुए भी हंसने लगा। फिर नियति को देख मुस्कुराते हुए बोला, सीरियसली, मेरे इतना तंग करने के बाद भी तुम मुझसे ये कह रही हो? सच यू आर सो इनोसेंट टर्टल, आई ट्रस्ट यू। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है और अब मैं चाहूंगा कि तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना।
उद्धरण चिन्ह। नियति ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी और वो एक छोटी बच्ची की तरह अपनी चमकती आंखों से टुकुर टुकुर अब्रम को देख रही थी। वहीं अब्रम ने उसे देखते हुए आगे कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे उनका सही सही जवाब देना। कोट। नियति ने कुछ नहीं कहा और उसे देखती रही। अब्रम बोला, टटस तुम कौन हो? ये सुनते ही नियति डर गई। गांव से शहर तक का पिछला सारा मंजर एक झटके में उसकी आंखों के आगे कौंध गया। उसका गला सूख गया और उसने डर के घूंट को जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारा और डरते हुए कहा, नियति। अब्रम ने फिर कहा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। नियति की आंखों के सामने एक बार फिर उसका अतीत कौंध गया और उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए सिर झुका लिया। ये देखकर अब्रम समझ गया कि नियति को रोना आ रहा है और वो दर्द में है। तभी नियति की सिसकियों की आवाज अब्रम के कानों में गई और उसने जल्दी से आगे बढ़कर नियति के सिर को अपने सीने में छुपा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। विमला का घर। वहीं उधर एक बार फिर विमला लाखन की कटार के निशाने पर थी और इस बार लाखन गुस्से में बौखलाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बार विमला की जान लेकर ही मानेगा। विमला डर से घुटी घुटी आवाज में बोली, देखो लाखन बेटा, इसको हमसे दूर रखो, हम मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लाखन दांत पीसकर बोला, तो मर जाओ ना विमला ताई, तुम हमरा कोई भला तो नहीं की, अब मरकर धरती मैया का थोड़ा बोझ ही कम कर दो। कोट। विमला फिर बोली, अरे लाखन बेटा, तुम तो हमरे बेटन जैसन हो, अपनी विमला ताई को मारकर तुमको क्या मिलेगा? लाखन उसे घूरते हुए बोला, सुकून, हमको तुमको मारकर सुकून मिलेगा विमला ताई, तुमको क्या लगा शहर आकर बस जाओगी तो तुमको ठाकुर साहब छोड़ देंगे? तुम्हारे अंदर जो डर खत्म हो गया है उसे आज हम फिर से भर देंगे। विमला बोली, नहीं बेटा, हम तो ठाकुर साहब से आज भी डरते हैं। उद्धरण चिन्ह। लाखन बोला, अच्छा डर है तो अब जल्दी से बताई दो, बेला कहाँ है? विमला रोते हुए बोली, हम सच कह रहे हैं, हमको नहीं पता बेला कहाँ है। अगर हम झूठ बोले तो हमरा मुंह कौवा ले जाए। हमको नहीं पता बेटा, तुमको बेला के बारे में जानना है तो समर्थ से पूछो ना, वो तुमको बताएगा बेला का पता। ये सुनकर झुमरू बोला, विमला ताई सही कह रही है लाखन भैया, हम तो इस बारे में सोचे ही नहीं। सारा गांव जानता है बेला ओ समर्थ की होने वाली लुगाई रही, तो वो भागकर समर्थ के पास गई होगी न। कोट। झुमरू की बात सुनकर लाखन पीछे हटते हुए बोला, तू सही कहा बे, इस और तो हमरा भी ध्यान नहीं गया। फिर विमला ताई को देखे लाखन आगे बोला, समर्थ का पता? विमला जल्दी से हवा में हाथ नचाते हुए बोली, नहीं लाखन, हमको नहीं पता वो कहाँ रहता है। दिल्ली कहने को छोटी है पर है बहुत बड़ी। लाखन विमला को धमकी देते हुए बोला, विमला ताई, अगर तुमको बेला या समर्थ दोनों किसी का भी पता चले तो हमको जरूर बताना, नहीं तो जानत हो ना हम का। विमला उसकी बात काटते हुए जल्दी से बोली, हम तुमको जरूर बताएंगे बेटा। कोट। फिर लाखन और झुमरू के जाने के बाद विमला खुद से बोली, हमरा नाम विमला है, कभी घाटे का सौदा नहीं करती है विमला। बेला अब तो तू गई और तेरे साथू समर्थ भी गया। उद्धरण चिन्ह। क्या लाखन और उसके आदमी बेला और समर्थ को ढूंढ पाएंगे? क्या अब्रम सच में नियति पर भरोसा करने लगा है? क्या नियति अब्रम को अपना सच बता पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देते रहिए। 33 वो सिर्फ नफरत के लायक हैं। अब्रम अभी भी नियति को अपनी बाहों के भरे बैठा था। जब नियति की सिसकियों की आवाज आना बंद हो गई तो अब्रम ने उसे धीरे से खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा। नियति उसकी बाहों में ही सो चुकी थी। अब्रम ने उसे बेड पर सही से सुलाया और ब्लैंकेट उड़ाकर उसे देखते हुए बोला, शायद आस्था आंटी ने जो तुम्हारे बारे में बताया वही सही है। अपनी फैमिली को खो देने का दुख तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है टर्टल। ये कहकर अब्रम उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। वहीं वसुंधरा अपने रूम में किसी से कॉल पर बात कर रही थी। उसने गुस्से में कॉल पर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या माया? मैंने तुमसे क्या करने के लिए कहा था और तुमने क्या कर दिया? दूसरी तरफ से माया बोली, सॉरी मैम, मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा फिर गुस्से में बोली, माया हेल्प तुमने मेरी नहीं की, मैंने तुम्हारी हेल्प की है। जरा सोचो, अगर उसने अब्रम के सामने तुम्हारा नाम ले दिया होता तो अब्रम तुम्हारे साथ क्या करता? मैंने तुम्हें अब्रम के कहर से बचाया है। अब मेरी एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो।
आगे से कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले मुझसे पूछ लेना। दूसरी तरफ से माया की नर्म आवाज आए, ओके मैम, मैं अब आपसे पूछे बिना कुछ नहीं करूंगी। गुड। इतना कहकर वसुंधरा ने कॉल कट कर दिया और खुद से बोली, कल रात की सिचुएशन तो मैंने जैसे तैसे हैंडल कर ली, पर जो हो रहा है वो सही नहीं है, मुझे इसे रोकना होगा। अब्रम मेरा बेटा है और मैं उसे किसी को कंट्रोल करने नहीं दूंगी, वो सिर्फ मेरी कंट्रोल में रहेगा। इस बारे में मुझे उनसे बात करनी ही होगी। इतना कहकर वसुंधरा ने अपने फोन में एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही उसने गुस्से में कॉल पर कहा, क्या वो वापस आ गए? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, नो मैम सर, अभी तक ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आए, मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। सर काफी ज्यादा बिजी है, पर आप फिक्र मत करिए, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उसकी बात पर वसुंधरा गुस्से में दांत पीसकर बोली, जब तक तुम्हारे सर वापस आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, सब कुछ मेरे हाथ से फिसल जाएगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से उसी शख्स ने फिर कहा, पर मैम। वसुंधरा उसकी बात काटते हुए बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहकर वसुंधरा ने कॉल कट कर दिया और अपना बैग लेकर रूम से निकली, पर तभी शीला उसके सामने आ गई। उसने शीला को ऑर्डर देते हुए कहा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम्हें पता है न क्या करना है? शीला ने सिर झुकाए हुए कहा, जी मैम साहब। वसुंधरा उसे घूरती नजरों से देखकर चली गई। उसके जाते ही शीला ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, ये सारे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, और मेरी दोनों मेम साहब तो बिल्कुल गिरगिट जैसी है, पल भर में रंग बदल लेती हैं। एक बीस्ट ही इस घर में अच्छे हैं, जैसे भी है सामने है, किसी को सजा देना हो या दुश्मनी निभानी हो, जो भी करना होता है बीस्ट सामने से करते हैं, औरों की तरह पीठ पीछे छुपकर नहीं। वही नियति की जब आंखें खुली तो सुबह से शाम हो गई थी। वो बेड से उठी और टाइम देखते हुए बोली, हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई, अब वो जानवर मुझे नहीं छोड़ेगा। कोट। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अब्रम का डर साफ झलक रहा था। नियति ने एक नज़र खुद को देखा, उसने अभी भी कल वाली साड़ी ही पहनी हुई थी। नियति जल्दी से क्लोजेट रूम की तरफ गई और चेंज करके बाहर आ गई। अब उसके पैरों की सूजन भी कम हो गई थी और उसके दर्द में भी आराम था। नियति हॉल में आई तो उसे वहां भी कोई नहीं दिखा। किसी को न देखकर नियति ने सोचते हुए खुद से कहा, सब कहाँ चले गए? सासू माँ भी कहीं नहीं दिख रही, ये जानवर भी नहीं है, टाइगर भैया भी कहीं नहीं दिख रहे, आस्था माँ भी नहीं है, सब गए कहाँ? कुछ सोचकर नियति ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए, पर तभी कुछ आवाज सुनकर नियति रुक गई और आवाज का पीछा करते हुए विला से बाहर आ गई। बाहर लॉन में टाइगर और जैगुआ किसी टॉपिक पर बात करते हुए हंस रहे थे। तभी जैगुआ की नजर नियति पर गई और वो उसे देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। फॉरेस्ट क्वीन, आप यहाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? उद्धरण चिन्ह। जैगुआ की बात सुनकर टाइगर ने पीछे पलटकर देखा तो वही नियति कंफ्यूजन में अपने पीछे देखने लगी। अपने पीछे किसी को न देखकर उसने जैगुआ को देखते हुए कहा, आपने क्या वो सब मुझसे कहा? जैगुआ ने हाँ में सिर हिला दिया। वही टाइगर भी उसे देखते हुए खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला, आप ठीक है क्वीन? दोनों की बात पर नियति चिढ़कर बोली, आप दोनों मुझे बार बार क्वीन क्यों कह रहे हैं? मैं क्वीन नहीं हूँ, मेरा नाम नियति है, आप दोनों प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाए। टाइगर हंसते हुए बोला, हम आपको क्वीन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बीस्ट की वाइफ हैं और वो यहाँ किंग हैं, तो हुई ना आप किंग की क्वीन। ये सुनकर नियति को गुस्सा आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में कहा, किंग? आपके बीस्ट किंग नहीं, जानवर है, जानवर, एक क्रूर जानवर, और मुझे उनकी बीवी नहीं बनना। मैं उन्हें अपना पति नहीं मानती, उन्होंने मुझसे धोखे से शादी की है, और इस तरह से शादी कौन करता है? न सिंदूर, न मंगलसूत्र, न 7 फेरे, न 7 वचन, बस पेपर पर साइन कर दिया और हो गई शादी। मैं नहीं मानती इस शादी को। वो एक बहुत बुरे जानवर है, इंसानियत तो उनके अंदर है ही नहीं, और ऐसे जानवर से कौन शादी करना चाहेगा? वो सिर्फ सभी की नफरत के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति अपने ही धुन में बोले जा रही थी। वही टाइगर और जैगुआ दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। हमेशा चुप चुप रहने वाली नियति आज इतना बोल रही थी किया वो तो उनके बीस्ट की बुराई कर रही थी, वो भी उनके सामने। तभी बोलते बोलते ही नियति को ख्याल आया कि वो उस जानवर के वफादार लोगों के सामने ही उसकी बुराई कर रही है। ये ख्याल आते ही नियति के चेहरे के भाव बदल गए और वो अपनी नजरें चुराते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी।
फिर जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, देखिए आप दोनों मुझे गलत मत समझिए। मैं उन्हें अपना पति मानती हूँ। मैं एक इंडियन लड़की हूँ तो उन्हें अपना पति कैसे नहीं मानूंगी। अब भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये सुनते ही टाइगर और जैगुआ दोनों ही हंसने लगे। नियति लाचारगी से उन्हें हंसते हुए देख रही थी। जैगुआ नियति के पास गया और उसे बेंच की तरफ इशारे करते हुए बोला, आप यहाँ बैठे क्वीन। नियति बेंच पर बैठते हुए मुंह बनाकर बोली, मेरा नाम नियति है। इस बात पर टाइगर ने कहा, पर हम आपको आपके नाम से नहीं बुला सकते, हम आपको क्वीन कहकर ही बुलाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी तरफ देख बोली, पर मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो जैगुआ बोला, शुरू में अजीब लगेगा, फिर कुछ दिनों बाद आपको आदत हो जाएगी। कोट। दोनों की बात सुनकर नियति ने उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया और अपनी बात रखते हुए बोली, आप दोनों मुझसे वादा करिए, अभी जो मैंने कहा वो सब आप अपने किंग बीस्ट को नहीं बताएंगे। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे फिर से सजा देंगे। टाइगर और जगुआर दोनों ही नियति के चेहरे पर बीस्ट का डर देख पा रहे थे। उन्हें भी ये देखकर बुरा लग रहा था, पर नियति का इस तरह बीस्ट से डरना लाजमी था। पिछले 1.5 महीने से अभ्रम उसे अब तक टॉर्चर ही तो करता रहा है। ऐसे में नियति क्या कोई भी लड़की उससे डरेगी ही। ये बात वे दोनों ही समझ रहे थे। टाइगर और जगुआर दोनों ही नियति के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए और उसे देखते हुए टाइगर ने कहा, क्वीन आपको डरने की जरूरत नहीं, हम बीस्ट से कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, आप में बहुत हिम्मत है, आप उनके साथ रह रही हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे जैगुआ ने कहा, हम आप पर भरोसा है, आप इनोसेंट हैं हम जानते हैं, और जल्दी ही बीस्ट को भी आप पर भरोसा हो जाएगा। हमारे बीस्ट क्रूएल है हम जानते हैं, पर वो किसी इनोसेंट पर्सन के साथ गलत नहीं करते। बीस्ट उसी को सजा देते हैं जो गलत होता है, जिसने कुछ गलत किया होता है, या फिर अपने दुश्मनों को। नियति दोनों की बात सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। उसने दोनों की बात पर उन्हें देखते हुए कहा, तो क्या आप दोनों मेरे बारे में उनसे सच में कुछ नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। टाइगर और जगुआर ने ना में सिर हिला दिया। नियति मुस्कुराने लगी और फिर उसने टाइगर को देखते हुए कहा, भैया आप दोनों ना बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है आप दोनों भी उस जानवर से बहुत डरते हैं, उनके आगे तो किसी की नहीं चलती, बस एक सासू माँ ही है जो अपनी चला लेती है, वरना किसी में तो हिम्मत ही नहीं कि उन्हें बीच में रोककर अपनी बात कह सके। उद्धरण चिन्ह। टाइगर उसकी बात पर हंसते हुए बोला, क्वीन आपने इतने दिनों में बीस्ट को बहुत अच्छे से जान लिया है। उद्धरण चिन्ह। फिर जैगुआ भी बोला, क्वीन आपको पता है हमारे बीस्ट बहुत अच्छे हैं। इस बात पर नियति बोली, जैगुआ भैया आप उनके बारे में कुछ भी कहिए हम मान लेंगे, पर आप उन्हें अच्छा मत कहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो एक जानवर है, मेरे गांव के भोले के बैल से भी ज्यादा जिद्दी है, क्रूरता तो उनके रगों में खून बनकर बहती है। भगवान ने उन्हें इतनी अच्छी शक्ल दी है, फिर भी हमेशा गुस्से में ही घूरते रहते हैं। हंसी से तो कोई खास दुश्मनी लगती है उनकी, आए नहीं कि गायब हो जाती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं वो हमेशा सड़े हुए बैगन की तरह क्यों रहते हैं। अपनी बात पूरी कर नियति टाइगर और जैगुआ को टुकुर टुकुर देखने लगी। वही वे दोनों उसे फिर से हैरानी के भाव से देख रहे थे कि तभी दोनों एक साथ हंस दिए और टाइगर हंसते हुए ही बोला, क्वीन आप बीस्ट के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। उसका साथ देते हुए जैगुआ बोला, हमें नहीं पता था आप इतनी डेयरिंग बाज हैं, बीस्ट को आपकी ये साइड देखनी चाहिए। इस बात पर नियति मुंह बनाकर बोली, न बाबा ना मुझे मरना थोड़ी ना है जो मैं उनसे ये सब कहूंगी, अरे वो तो मेरे गांव की पिशाचनी से भी ज्यादा डरावने हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बार टाइगर और जैगुआ दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए और उनके साथ नियति भी हंसने लगी। वही अब अभ्रम भी आ गया था और कॉल पर बात करते हुए विला के अंदर जा रहा था, पर तभी उनकी हंसने की आवाज सुनकर अभ्रम ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा, फिर कॉल कटकर नियति को घूरने लगा। नियति अभ्रम से अनजान हंसते हुए दोनों से बात कर रही थी। अभ्रम ने आज पहली बार उसे इतना खुलकर हंसते हुए देखा था। अभ्रम को उसकी हंसी तो अच्छी लग रही थी, पर कुछ था जो उसे खटक रहा था। उसने नियति को देखते हुए अपने आप से कहा, टर्टल तुम मेरे सामने तो मरी हुई चूहिया की तरह रहती हो, फिर इन दोनों के साथ इतनी खुश क्यों हो। क्या हो रही है अभ्रम को जिलोजी। क्या कभी नियति सच्चे मन से अभ्रम को अपना पाएगी। किससे मिलना चाहती है वसुंधरा। कौन है शीला की दूसरी मेम साहब। जानने के लिए पढ़ते रहिए 34 ब्लडी बीस्ट। अभ्रम ने नियति को देखते हुए अपने आप से कहा, टर्टल तुम मेरे सामने तो मरी हुई चूहिया की तरह रहती हो, फिर इन दोनों के साथ इतनी खुश क्यों हो।
ये कहते हुए उसकी नजरें नियति को ही घूर रही थी। नियति खुलकर टाइगर और जैगुआ से बात करने में मगन थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने अचानक ही मुड़कर पीछे देखा तो अब्रम को देखकर वो चौंक गई। उसके होठों पर बिखरी हंसी पानी के बुलबुले की तरह पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में अब्रम का डर दिखने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और जल्दी से दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया। वहीं टाइगर और जैगुआ भी सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए थे। अब्रम घूरते हुए उनके पास गया और अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम सबके पास कोई काम नहीं है क्या? यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट वी कॉट हिम। अब्रम ने उसकी बात पर कहा, वेयर इज ही? जैगुआ बोला, बीस्ट वो टॉर्चर रूम है। अब्रम बोला, ओके, तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। टाइगर और जैगुआ दोनों ही ओके बीस्ट बोलकर चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर नियति मन में बोली, अरे आप दोनों मुझे यहाँ इस जानवर के साथ अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ प्लीज, वरना ये जानवर मुझे खा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नियति का मुंह रुआंसा सा हो गया था। अब्रम उसके चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था। अभी तो ये इतना हंस रही थी, मुझे देखती ही फिर से मरी हुई चूहियां बन गई। टटर, तुम इतनी जल्दी अपने फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज कर लेती हो? कोट। अब्रम ने अपने आप से ही कहा और नियति को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नियति उसके हर बढ़ते कदमों के साथ अपने कदम पीछे ले रही थी और पीछे हटते हुए ही वो बैज से टकरा गई और बैज पर बैठ गई। अब्रम ने नियति को देखते हुए ही अपना एक पैर उठाकर बैज के कोने पर रखा और उसके ऊपर अपना एक हाथ रखते हुए नियति के ऊपर झुकने लगा। नियति उससे डरते हुए पीछे हट रही थी। तभी उसकी पीठ बैज के क्राउन से टिक गई। ये होते ही नियति और घबरा गई। वो अब्रम से नजरें चुराते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी अब्रम ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरी तरफ देखो टर्टल। अब्रम की टोन कमांडिंग थी, जिसे नियति को मानना ही था। उसने धीरे धीरे झुकी पलकों को उठाकर अब्रम की तरफ देखा तो उसकी आंखें सीधे अब्रम की आंखों से जा मिली। अब्रम की आंखें नियति के पूरे चेहरे पर घूम रही थी। कभी वो नियति की काजल से सनी आंखों में देखता तो कभी उसकी छोटी सी नाक को, कभी अब्रम नियति के डर से गुलाबी हो चुके गालों को देखता तो कभी उसके कांपते होठों को। फिर उसे देखते हुए ही अब्रम ने अपने दूसरे हाथ से नियति के चिन्ह को पकड़ते हुए उसका चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ किया और उसकी काजल वाली काली काली आंखों में देखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम हंस रही थी, फिर अब डर क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। नियति ने मन में ही कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं इंसानों के साथ थी और अभी एक जानवर के साथ हूँ, और जानवर से तो सभी डरते हैं, ऊपर से आप इतने खतरनाक जानवर हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं, और मैं तो आपकी पसंदीदा गुलाम हूँ, जिसे आप जब चाहे तब सजा दे देते हैं। नियति को खामोश देखकर अब्रम ने फिर कहा, बोलो, चुप क्यों हो? क्या सारी बातें खुद से ही करोगी या मेरे मुंह पर भी बोलोगी? ये सुनते ही नियति का रोम रोम कांप उठा और एक बार फिर वो मन में बोली, हे भगवान, ये जानवर तो हमारी अंतरात्मा की बातें भी सुन लेता है। उद्धरण चिन्ह। नियति को इस बार भी चुप देखकर अब्रम बोला, ठीक है, अगर तुम मुझसे कुछ कह नहीं सकती तो मेरे बारे में तुम्हें खुद से भी बात करने का कोई हक नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति ने अपने गले से डर के सूखी घूंट को नीचे उतारा तो अब्रम उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया। उसकी नजरें नियति के चेहरे से हटकर अब उसके होठों पर थीं, जो किसी ताजे गुलाब की तरह लग रहे थे। उनकी नमी भी ऐसी लग रही थी जैसे उसकी बूंद गुलाब की पंखुड़ी पर आकर ठहर गई हों। उस पल में न जाने अब्रम को किन एहसासों में घिर गया कि वो धीरे धीरे नियति के ऊपर झुकने लगा। वो जैसे जैसे उसके नजदीक जा रहा था, नियति की धड़कनें तेज हो गई थीं। अब्रम की सांसों की गर्मी को महसूस कर नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब्रम की आंखें भी धीरे धीरे क्लोज हो गई थीं। वो फासला जो आज खत्म होने वाला था, और अब्रम नियति के लबों की नमी को अपने लबों पर महसूस करता कि उससे पहले ही एक आवाज ने उनके बीच के मिट चुके फासले को बढ़ा दिया। वो आवाज वसुंधरा की थी। वसुंधरा जैसे ही कार से निकलकर अंदर जाने को हुई कि तभी उसकी नज़र लॉन में अब्रम पर गई। उसे नियति नहीं दिख रही थी क्योंकि वो अब्रम से छुपी हुई थी। पहले अब्रम को देखकर वसुंधरा सोच में पड़ गई, अब्रम इस तरह क्यों झुका हुआ है? फिर ध्यान से देखने पर उसे नियति की साड़ी का पल्लू दिखा और वसुंधरा की आंखें गुस्से से भर गई। नो नो, अब्रम उसके करीब नहीं जा सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। खुद से ही बात कर वसुंधरा ने तेज आवाज में कहा,
अभ्रम तुम वहां क्या कर रहे हो? ये सुनते ही अभ्रम एकदम से रुक गया। अभ्रम ने नियति के ऊपर झुके हुए ही अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को नियति के बहुत करीब पाया। उनके लबों के बीच सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही दूरी बची थी। उसी पर नियति ने भी अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें अभ्रम को अपने इतने करीब देखकर बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अभ्रम के सीने पर रखते हुए उसे पीछे की तरफ धकेला। अभ्रम उसके हमले के लिए तैयार नहीं था। वो पीछे हटते हुए गिरने लगा, पर तभी उसने अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल लिया और नियति को घूरते हुए मन में बोला, हाउ डेयर यू टर्टल, तुम मुझे धक्का कैसे दे सकती हो? तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। वो सोचते हुए नियति को घूर रहा था, वहीं नियति उसे डरी डरी नजरों से देख रही थी। तभी दोनों को डिस्टर्ब करते हुए एक बार फिर वसुंधरा ने कहा, ओह सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुम नियति के साथ हो। मेरी टाइमिंग भी ना कितनी गलत है, सॉरी नियति। वसुंधरा की बात पर नियति मन में ही बोली, अरे सासू माँ आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? सॉरी तो इस जानवर को बोलना चाहिए, ये मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं? और सासू माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस जानवर से बचा लिया। नियति ये बोलकर शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद वसुंधरा अभ्रम के पास गई और उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अगेन सॉरी बेटा, अगर मुझे पता होता तो तुम नियति के साथ हो तो मैं तुम्हारे इस स्पेशल मोमेंट को कभी स्पॉइल नहीं करती। वेल मुझे ये देखकर अच्छा लगा, तुम नियति को अपना समय से रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम सिर झुकाए चुपचाप वसुंधरा की बात सुन रहा था। जैसे ही वसुंधरा की बात पूरी हुई अभ्रम ने कहा, नो इट्स ओके मॉम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कोट। इतना कहकर अभ्रम नजरें झुकाए हुए ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वसुंधरा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बेटा कितना भोला है, अपनी मॉम की सारी बात मानता है, जो भी कहूं एक बार कहने पर करने के लिए तैयार हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो भी अंदर चली गई। नियति किचन में आस्था के साथ मिलकर सबके लिए डिनर तैयार कर रही थी और अभ्रम चेंज करने के बाद टॉर्चर रूम में आ गया था। वो सोफे पर बैठा था और अपने सामने बैठे आदमी को घूर रहा था। वो आदमी अपने दोनों हाथ जोड़े हुए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने जैगुआ की तरफ देखा तो जैगुआ ने एक पंच बनाकर पूरे फोर्स के साथ उस आदमी के मुंह पर मार दिया। जैगुआ का पंच पड़ते ही उस आदमी के मुंह से खून के साथ उसका एक दांत टूटकर बाहर गिर गया। फिर अभ्रम ने टाइगर की तरफ देखा और उससे कहा, कॉल हिम। टाइगर ने सिर हिलाया और जल्दी से एक नंबर डायल करके फोन अभ्रम के पास ले गया। अभ्रम ने फोन कान पर रखते हुए कॉल पर कनेक्ट अतीश खन्ना से कहा, क्या कहा था तूने? मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, तेरा वो आदमी अभी मेरे पैरों में गिरा है और अपनी जान की मुझसे भीख मांग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दूसरी तरफ से अतीश खन्ना ने कहा, बीस तू गलत कर रहा है। अभ्रम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तूने मुझे गलत करने पर मजबूर कर दिया है। जब जब तू मेरे काम और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, तेरे आदमियों को मैं ऐसे ही सजा देता रहूंगा और तू फिक्र मत कर, मैं अपनी बात से मुकरता नहीं। जैसा कहा था वैसा ही करूंगा, बिकॉज आई एम ब्लडी द बीस्ट। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अभ्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और जैगुआ से कहा, ले जाओ इसे, मेरा ब्लैकी बहुत भूखा है। जैगुआ उस आदमी को ले गया और उसके साथ टाइगर भी चला गया। जैगुआ ने उस आदमी को ब्लैकी के पिंजरे में डाल दिया और टाइगर फोन में वीडियो बनाने लगा। अभ्रम के कहेनुसार टाइगर ने वो वीडियो अतीश खन्ना को सेंड कर दिया। उधर जैसे ही अतीश खन्ना ने उस वीडियो को देखा, उसने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली और मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। फिर अपने शब्दों को पिसते हुए अतीश ने कहा, बीस तूने बहुत कली अपनी मनमानी पर अब नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने फोन में एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही कहा, समर्थ मैंने तुम्हें एक काम दिया था, क्या वो काम हुआ? दूसरी तरफ से समर्थ ने कहा, सर मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, पर कोई भी उसके बारे में बताना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अतीश ने कहा, समर्थ मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर बीस्ट को चोट पहुंचाना है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। यू नो न दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कोट। समर्थ ने कहा, ओके सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमें जल्द ही उसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ से अतीश ने फिर गुस्से में कहा, समर्थ कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। कोट। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया।
और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बस एक बार उसके बारे में पता चल जाए, फिर तुझे बताता हूँ अभ्रम में क्या कर सकता हूँ। उधर विला में सभी डिनर कर रहे थे। तभी वसुंधरा ने अभ्रम से कहा, अभ्रम मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना होगा। अभ्रम ने वसुंधरा की तरफ देख कहा, आप कब जा रही है? वसुंधरा बोली, 2 दिन बाद। अभ्रम बोला, मॉम आपके साथ जैगुआ भी जाएगा। कोट। ये सुनते ही वसुंधरा चौंक गई और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा जैगुआ तुम्हारा बॉडीगार्ड है, वो मेरे साथ जाएगा, तो तेरे साथ कौन रहेगा? कोट। मॉम मुझे आपकी सेफ्टी की ज्यादा परवाह है। अभ्रम की बात पर वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मेरी इतनी परवाह करता है, पर बेटा मैं अपने साथ अपने गार्ड्स को ले जाऊंगी, तुम जैगुआ को अपने पास ही रखो। उद्धरण चिन्ह। क्यों जा रही है वसुंधरा मुंबई? किसे ढूंढ रहा है अतीश खन्ना? क्या बदल रहे हैं अभ्रम के एहसास? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 35 नियति का डर। अभ्रम की बात पर वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मेरी इतनी परवाह करता है, पर बेटा मैं अपने साथ अपने गार्ड्स को ले जाऊंगी, तुम जैगुआ को अपने पास ही रखो। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम ने कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। वहीं नियति खाना खाते हुए चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। वसुंधरा की जाने की खबर सुनकर नियति की सांसें उसके गले में ही अटक गई थी और वो घबराते हुए मन में ही खुद से बोली, नियति अब तेरा क्या होगा? सासू माँ चली गई तो ये जानवर तुझे नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए उसने तिरछी नजरों से अभ्रम की तरफ देखा तो वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। डिनर करने के बाद वसुंधरा अपने रूम में और अभ्रम स्टडी रूम में चला गया। वहीं नियति किचन में आ गई। वो दोनों हाथ काउंटर पर रख झुककर खड़ी सोच रही थी कि तभी आस्था की आवाज उसके कानों के गई, नियति बेटा तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अपने रूम में जाओ। उद्धरण चिन्ह। नियति पलटते हुए आस्था को देखकर उसके गले लग गई और फिर उसके गले लगे हुए बोली, माँ। आस्था ने प्यार से उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम किसी बात से परेशान हो? नियति उससे नजरें नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए वो आस्था के गले लगे हुए ही बोली, माँ आपके साहब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो बहुत बुरे हैं। आस्था धीरे से मुस्कुराए और उसकी पीठ से हिलाते हुए ही बोली, अच्छा अब क्या किया साहब ने? तुम्हें उन पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये सुनकर नियति सोच में पड़ गई। उसे अभ्रम और अपने बीच की नजदीकियां याद आने लगी और उसने अपनी आंखों को कसकर भींच लिया। वो मैं आपको नहीं बता सकती, आप बस इतना जान ले, वो बहुत बुरे हैं। नियति ने अपनी आंखें भींचे हुए ही जल्दी से कहा। वहीं आस्था की मुस्कान उसकी बात सुनकर और गहरी हो गई। फिर वो नियति को खुद से अलग करके उसे समझाते हुए बोली, बेटा मुझे पता है तुम्हारी उम्र इतनी नहीं कि तुम सारी बातों को समझो, पर साहब को समझने की कोशिश करना, वो बहुत अच्छे हैं। जब एक बार तुम उन्हें जानने और समझने लगोगी तो साहब तुम्हें भी अच्छे लगने लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर नियति ने मन में ही खुद से कहा, मैं क्यों समझूं उस जानवर को? मैं उसे नहीं समझने वाली, वो बुरा है और बुरा ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम के बारे में सोचते हुए ही नियति अपने रूम तक आ गई। रूम में अभ्रम को देखकर नियति ने रिलैक्स होकर कहा, चलो अच्छा है, वो जानवर अभी कमरे में नहीं है, उससे पहले कि वो आ जाए मैं सो जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर नियति बेड पर आ गई और खुद को पैर से सिर तक ब्लैंकेट से ढकते हुए उसने कहा, अब मैं सो जाऊंगी, फिर वो जानवर मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। नियति के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वो आंखें बंद कर सो गई। वहीं उधर स्टडी रूम में अभ्रम चेयर पर बैठा सिगरेट की कश ले रहा था और उसके सामने टाइगर खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें देखते हुए वो अभ्रम को बता रहा था, बीस्ट हमने जो इस बार टेंडर भरा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। इस बार भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का टेंडर हमें ही मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने सिगरेट की कस लेते हुए कहा, क्या अतीश खन्ना ने भी टेंडर भरा है? टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बीस्ट हमारे इन्फॉर्मर से खबर मिली है, उसने भी ये टेंडर भरा है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो इस बार भी वो मुंह की खाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अभ्रम ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, टेंडर हमें ही मिलेगा, अब तुम उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, मैं वहां जाने से पहले उस जगह के बारे में सब जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। टाइगर ने सिर हिलाते हुए ओके सर कह दिया। अभ्रम अपनी सिगरेट खत्म कर उठा और अपने रूम में चला गया। वो जैसे ही रूम में आया तो नियति को ब्लैंकेट में इस तरह लिपटा देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई।
और वो धीरे बुदबुदाया, टर्टल को क्या ज्यादा ठंड लग रही है। फिर उसने एसी की तरफ देखा। एसी का टेम्परेचर नॉर्मल था। ये देखकर अब्रम ने सिर हिलाया और रूम अंदर से लॉक करता हुआ बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वही ब्लैंकेट के अंदर नियति ने अपनी दोनों मुट्ठी में ब्लैंकेट को कसकर भर लिया था और डरते हुए खुद से बोली, हे भगवान, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अब तो ये जानवर भी आ गया है, पता नहीं अब ये क्या करेगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों को कसकर भींच लिया और उस पल का इंतजार करने लगी जब अब्रम उसे कमर से पकड़ उसके स्टमक पर अपन सिर रख कर सोता है। अब तक नियति को भी एहसास हो गया था अब्रम को उसके पकड़ के सोने पर ही नींद आती है। वो अभी इस मोमेंट का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसे एक झटका लगा। उसे अपने पैरों के पास अब्रम के ठंडे पैर महसूस हुए और नियति का शरीर एक अजीब सी सिहरन से कांप उठा। उसने अपनी मुट्ठी को और कसकर भींच लिया, पर तभी अब्रम के ठंडे हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हुए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है और फिर कुछ ही सेकंड बाद नियति ने अपनी गर्दन पर अब्रम की सांसों को महसूस किया। वो कुछ देर तक ऐसे ही अपनी सांसों को रोककर उसकी बाहों में ही लेटी रही। फिर उसने मुड़कर तिरछी नजरों से देखा तो अब्रम सो चुका था। नियति ने उसे सोते देखकर एक गहरी सांस ली और खुद को उसकी कैद से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, पर अब्रम की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि नियति उसकी एक उंगली को भी अपने ऊपर से हटा नहीं पा रही थी। क्या मुसीबत है, ये जानवर कभी नहीं सुधरने वाले। थक कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। अगले दिन आज अब्रम फिर से एक होटल में आया हुआ था। उसे आज एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था जिसके लिए उसने एक वीक पहले टेंडर भरा हुआ था। अब्रम टाइगर के साथ सेंटर टेबल पर बैठा था। उससे कुछ दूरी पर अतीश खन्ना अपने असिस्टेंट समर्थ के साथ बैठा था। उसकी नजरें स्टेज की जगह अब्रम पर टिकी थी। वो उसे घूर कर देख रहा था। तभी अतीश ने अब्रम को घूरते हुए ही समर्थ से कहा, समर्थ, अगर आज का टेंडर हमें नहीं मिला तो बीस्ट को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजने की तैयारी कर लेना। समर्थ ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। अब्रम जानता था समर्थ उसके पीछे बैठा है, पाव से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी स्टेज पर एक आदमी आया और वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट करने लगा। जहां अतीश खन्ना और बाकी सबके चेहरे पर टेंशन के भाव थे, वहीं अब्रम एकदम रिलैक्स होकर बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानता हूँ रिजल्ट क्या निकलने वाला है, और हुआ भी वही जो उसने सोचा था। एक बार फिर अब्रम ने सबको मात देकर प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया था। अब्रम उठकर स्टेज पर गया और पेपर साइन करने लगा। वहीं अतीश समेत बहुत से लोगों की नजरें अब्रम को गुस्से में घूर रही थी। अब्रम ने पेपर साइन कर सामने खड़े आदमी से हाथ मिलाया तो उस आदमी ने कहा, आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट आपको ही क्यों दिया गया है। उसकी बात पर अब्रम की आईब्रो तन गई और वो आंखों में एक सवाल लिए सामने खड़े आदमी को देखने लगा। तभी उस आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इस बार सबके टेंडर बहुत अच्छे थे, पर फिर भी आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया है क्योंकि जिस जगह ये प्रोजेक्ट शुरू होगा वहाँ काम करना आसान नहीं होगा, पर हम सबको लगता है आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे और इसलिए हमारी पूरी टीम ने आपके टेंडर को सिलेक्ट किया है। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों के बीच की बातें सिर्फ उन दोनों के ही बीच थी, कोई तीसरा उनकी बातें नहीं सुन रहा था। सामने खड़े शख्स की पूरी बात सुनकर अब्रम ने कहा, डोंट वरी मिस्टर खुराना, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, इस प्रोजेक्ट को भी पूरा करूंगा। मिस्टर खुराना मुस्कुराते हुए बोले, अब्रम, सब तुम्हें बीस्ट कहते हैं और सबने तुम्हारी क्रूरता अपनी आंखों से देखी भी है। मैं बस तुम्हें आने वाले खतरे के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जहां आप इस बार जा रहे हों वो जगह कहने को पिछड़ी हुई पर वहां की हवाओं में खौफ बहता है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उनकी बात की गंभीरता को समझते हुए बोला, मैं ध्यान रखूंगा। प्रोजेक्ट मिलने के बाद अब्रम विला आ गया था और वो अभी टाइगर और जैगुआ के साथ स्टडी रूम में था। जैगुआ ने अब्रम के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर, इस फाइल में उस गांव की सारी इन्फॉर्मेशन है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम फाइल खोलकर देखने लगा और टाइगर ने उस जगह के बारे में बताते हुए कहा, सर, ये गांव यूपी और बिहार के बॉर्डर के पास बसा है, इसलिए ठीक से नहीं कह सकता ये गांव यूपी में है या बिहार में। कहने को तो गांव का नाम फूलपुर है, पर वहां की हवाओं में फूल की खुशबू नहीं, पिशाचनी का खौफ महकता है। ये सुनते ही अब्रम ने फाइल बंद करते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, कौन सी दुनिया में जी रहे हो जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर टाइगर ने आगे कहा,
सर, आपके कहने पर मैंने एक आदमी को उस गांव में भेजा था, उसी ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। उस गांव में एक ठाकुर भी है और उसी की वहां चलती है, गांव के लोग भी उसकी सुनते हैं। उसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर अभ्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मिस्टर खुराना और टाइगर की बातों को लिंक करने लगा। फिर अभ्रम ने खड़े होते हुए कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आज तक मैंने अपने सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करूंगा। मुझे ठाकुर और पिशाचनी दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता। मैं उस गांव में जाऊंगा। तुम तैयारी करो, पर उससे पहले विकास के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। टाइगर ने ओके सर कहते हुए सिर हिला दिया। अभ्रम के जाने के बाद जैगुआ सोफे पर पसरते हुए कहा, सीरियसली पिशाचनी? वो भी आज के जमाने में? यार, कोई अफवाह नहीं मिली फैलाने के लिए? इसे सुनकर डर नहीं लग रहा बल्कि हंसी आ रही है। जैगुआ को हंसते देखकर टाइगर ने उसके बराबर में बैठते हुए कहा, अब ये अफवाह है या सच्ची तो उस गांव में जाकर ही पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ फिर हंसते हुए बोला, पिशाचनी तो मुझे वो माया लगती है। हमेशा बीस्ट को अजीब तरह घूर कर देखती है, जैसे हमारे बीस्ट पर काला जादू कर रही हूं। टाइगर उसे देखते हुए बोला, कह तो तू सही रहा है, पर माया इतनी बुरी भी नहीं है, खूबसूरत है। जैगुआ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुझे वो पिशाचनी माया पसंद है? मैंने ऐसा कब कहा? टाइगर की इस बात पर जैगुआ बोला, अभी तो तूने कहा तुझे वो खूबसूरत लगती है, तो क्या मैं उसे भाभी के लिए लॉक कर दूं? टाइगर मुंह बनाकर बोला, ओए, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं उस माया को डेट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ उसकी टांग खींचते हुए बोला, हाँ, तू तो किसी राजघराने का प्रिंस है ना, इसलिए तेरे लिए पिशाचनी नहीं कोई राजकुमारी आएगी। टाइगर उसकी बात पर उसे घुरकर देखने लगा। वहीं जैगुआ अभी भी हंस रहा था। वहीं अपने कमरे में वसुंधरा ने कॉल पर किसी से बात करते हुए कहा, मैं कल आ रही हूँ। वसुंधरा कॉल पर किससे बात कर रही थी? क्या अभ्रम के लिए ये प्रोजेक्ट करना आसान होगा? क्या पिशाचनी की अफवाह सच है? क्या होगा जब गांव में ठाकुर और अभ्रम का आमना सामना होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए।